आज हम करेंगे कविता बादल राग। इस कविता की हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो करेंगे ही, साथ एनिमेशन के प्रयोग से आपको यह कविता बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी कविता के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी कविता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी कविता के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के बारे में भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस कविता में कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस पूरी कविता में कवि ने क्या बताया है पहले वो सुन लो, ताकि आपको यह कविता समझने में बहुत आसानी हो जाए। देखो बच्चों, इस कविता में कवि ने एक गंभीर मुद्दा उठाया है। वो मुद्दा क्या है उसको थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। उससे पहले जो मेन बात चल रही है इसमें वो है बादल और किसान। किसान के लिए बादल कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है उस किसान के लिए, ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बादल बरसात करेंगे तो उसको एक नया जीवन मिलता है। तो बच्चों, ये एक जो कविता है वो बादलों को आह्वान करते हुए लिखी गई है, यानी उसे पुकारते हुए लिखी गई है। किसके द्वारा? कवि के द्वारा। कवि बादलों को पुकारते हुए कहता है कि हे बादल, तुम कुछ करोगे तो छोटे लोगों का कुछ भला होगा, अदरवाइज इनका बहुत बुरा होगा। अब यहां छोटे लोगों का मतलब क्या है? छोटे लोग वो जो गरीब हैं, जो शोषित हो गए हैं। अर्थात एक तरफ तो है पूंजीपति जिनके पास अथाह पैसा है, और वो पैसा कहां से आया है? बहुत से लोगों के पास वो भ्रष्टाचार से आया है। भ्रष्टाचार से या और कई गलत कामों से उन्होंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया है। पैसा जब पूंजीपति वर्गों के पास बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा है और वो भी भ्रष्टाचार से, तो ऑब्वियस बात होती है कि ये गरीबों का ही पैसा होता है कहीं ना कहीं। तो गरीब बेचारे और गरीब हो जाते हैं। खासतौर पे यहां पर किसान की बात की गई है, तो वो और ज्यादा गरीब हो जाते हैं और पूंजीपति वर्ग अपना बहुत खुशहाली भरा जीवन जीते हैं। ये इसीलिए ही कवि ने बादलों को आह्वान करते हुए कहा है कि तुम्हारी क्रांति होगी, यानी तुम क्रांति करोगे, तुम बरसात करोगे तो इन छोटे लोगों यानी इन गरीब, इन शोषित वर्गों का कुछ फायदा होगा, अदरवाइज ये बहुत बुरी स्थिति में हो जाएंगे। अब यहां पर क्रांति करने से यहां पर इनडायरेक्टली कुछ और भी कहा गया है जो पूरी कविता में वर्णन है। वो क्या है वो भी थोड़ा ध्यान से सुनो। कवि ने बादलों को जब क्रांति करने के लिए कहा, यहां दूसरा मतलब यह निकल रहा है कि क्रांति जब जब होती है तो छोटे लोगों का फायदा होता है। जो शोषित वर्ग होता है, जो गरीब तबका होता है, उन्हें फायदा होता है। और दूसरी तरफ जो पूंजीपति वर्ग है, जिन्होंने भ्रष्टाचार से ही कमाई की है, उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये क्रांति का एक फायदा कह लो या पूंजीपति वर्ग का नुकसान कह लो। तो इसीलिए कवि ने कहा कि हे बादल, अब तुम ही क्रांति करो जिसकी वजह से इन छोटे लोगों का, इन शोषित वर्गों का, इन गरीब लोगों का कुछ फायदा हो। इस तरह से ये पूरी कविता में तीन मुख्य पात्रों के बारे में हम बात करेंगे बार बार, जैसे किसान है, पूंजीपति वर्ग है और बादल है जो क्रांति कर रहे हैं। तो इसी के बारे में देखो शुरुआत से। कविता का नाम बादल राग, बादलों की आवाज, बादलों का सुर, बादलों की क्रांति कह सकते हो इसे। वही देखो, तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की पलावित माया। अब इन चार पंक्तियों में क्या बताया पहले आप सुन लो, ताकि आपको ये कविता, ये चार लाइन और अच्छे से समझ में आए। फिर हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखो इन चार पंक्तियों में क्या बताया। कवि कहते हैं कि जो एक तरफ पूंजीपति वर्ग है, पूंजीपति वर्गों के पास सुख है, बहुत ज्यादा मात्रा में सुख है, लेकिन वो सुख अस्थिर है। अस्थिर का मतलब क्या होता है? अस्थिर का मतलब होता है जो टेम्परेरी है, जो परमानेंट नहीं है, जो अस्थिर है। अस्थिर क्यों है, टेम्परेरी क्यों है उसके पास सुख? वो इसीलिए क्योंकि जब क्रांति होगी ना, तो ये जो अस्थिर सुख है ये खत्म हो जाएगा। जब जब क्रांति होती है तो दुख की छाया मंडराने लग जाती है। किनके ऊपर? पूंजीपति वर्गों के ऊपर। ऐसा ही कुछ इस चित्र में भी है। देखो, हवा मंडरा रही है। हवा क्या है? हवा दुख की छाया है। और नीचे समुद्र है। समुद्र किसके लिए कहा गया है? अस्थिर सुख के लिए, कि ये अस्थिर सुख है जो कि बहुत सारा है, यानी टेम्परेरी है, कुछ टाइम के लिए है, लेकिन इसके ऊपर दुख की छाया मंडरा रही है। जब जब क्रांति होगी, जब जब क्रांति का आगमन होगा, तब तब ये जो सुख है जो कि अस्थिर है, ये दुख में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ देखिए। तिरती है समीर, समीर का मतलब होता है हवा। हवा तैर रही है। कैसी हवा है? वो दुख की छाया की। किस पर तैर रही है? सागर पर। सागर पर मंडरा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अस्थिर सुख पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडरा रही हो। एक बार दोनों पंक्तियों की हिंदी दोबारा सुनो, कि ऐसा लग रहा है जैसे हवा सागर पर मंडरा रही है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडरा रही हो। जग के दग्ध हृदय पर, जग का मतलब ये जो संसार है ना, जग का मतलब होता है संसार, लेकिन संसार के लोगों के लिए कहा है, ऐसे लोग जो गरीब हैं, संसार के जो लोग हैं उनका हृदय दग्ध है। दग्ध मतलब जल रहा है। अगर आप इस चित्र की बात करें तो देखो, ये हृदय है जो जल रहा है, लेकिन ये जो आग है बुझ सकती है। कब?
जब कोई क्रांति करे। कोई क्रांति कौन करे? बादल। बादल जब बरसात करेंगे, बहुत तेज बरसात होगी, यानी एक तरह की क्रांति होगी, तो ये जलता हुआ हृदय शांत हो जाएगा। और ये जलता हुआ हृदय किसका है? गरीबों का, शोषित वर्गों का। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ देखिए, जग के दग्ध हृदय पर, जग यानी संसार के लोगों के जलते हुए हृदय पर विप्लव, विप्लव का मतलब होता है क्रांति, निर्दय, निर्दय का मतलब जो निर्दयी है, जो दया नहीं करती, ऐसी क्रांति, किसी के ऊपर दया नहीं करेगी, ऐसी क्रांति कि प्लावित माया, प्लावित यानी बहने वाली, पानी से भरी हुई, बाढ़ जैसी। तो मतलब जब पानी की क्रांति होगी तो यह संसार का जलता हुआ हृदय शांत हो जाएगा। इन चारों पंक्ति का भाव यही था कि जो पूंजीपति वर्गों के पास पैसा है, जो अस्थिर सुख है, उसके ऊपर दुख की छाया मंडरा रही है। क्यों? क्योंकि बादल क्रांति करने वाले हैं, और जब बादल क्रांति करेंगे तो जो शोषित वर्गों का हृदय है, गरीबों का जो जलता हुआ हृदय है, वो शांत हो जाएगा। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से। अब इन 4-5 पंक्तियों में कवि ने क्या कहा? कवि ने बादलों को संबोधित करते हुए कहा कि ये तेरी रणतरी है, यानी युद्ध रूपी नौका है, जिसके युद्ध करने के लिए तू तैयार है। बादलों को कह रहा है कवि कि तू युद्ध करने के लिए तैयार है, लेकिन तेरी युद्ध करने यानी तेरी क्रांति की वजह से ही लोगों के मन में इच्छा जागृत हो गई है। इच्छाएं कैसी और किसकी इच्छाएं? इच्छाएं उन लोगों की जो बहुत छोटे वर्ग के हैं। जैसे अब बरसात होगी तो बरसात करने से किसका फायदा होगा? बरसात होने से जो छोटे छोटे अंकुर पृथ्वी के अंदर गर्भ में छिपे हुए हैं, छोटे छोटे अंकुर हैं, उनको बड़ा फायदा होगा। जो बहुत बड़े हैं, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, यानी बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनको कोई फायदा नहीं होने वाला। जो गर्भ में छिपे हुए छोटे छोटे अंकुर है ना, उनको फायदा होगा। बल्कि इन बड़े बड़े पहाड़ों को तो नुकसान होता है, बादलों के आने से, बिजली के कड़कने से, इनको तो नुकसान होता है। ये हम अगले पैराग्राफ में बात करेंगे। फिलहाल जो छोटे छोटे अंकुर की बात कर रहा था, छोटे छोटे जो अंकुर होते हैं ना, उनको बहुत फायदा होता है बरसात से। वो खिल उठते हैं, वो देखने लगते हैं कि अब से हमारा फिर नया जीवन शुरू हो जाएगा, ऐसा वो देखने लगते हैं। इस इच्छा से वो बादलों को निहार रहे हैं। ऐसा ही कुछ इस पंक्तियों में लिखा हुआ है। देखिए, यह तेरी रणतरी, यह तेरी युद्ध रूपी नौका है। रणतरी का मतलब पहले मैं शब्दार्थ दिखा देता हूं आपको कुछ इस तरीके से कि यह तेरी रणतरी, यह तेरी युद्ध रूपी नौका जो है ना, ये आकांक्षाओं से भरी हुई है, ये इच्छाओं से भरी हुई है। आकांक्षा मतलब होता है इच्छाओं से, इच्छाओं से भरी हुई है। और वो किसकी इच्छा है? वो आगे की 3-4 पंक्तियों में बता रखा है। क्या कहता है? घन हे बादल, घन का मतलब बादल, भेरी गर्जन, भेरी गर्जन का मतलब यहां युद्ध में नगाड़ों की आवाज। अब युद्ध किस चीज का? युद्ध है इसी चीज का कि वो जब क्रांति हो रही है वो युद्ध के समान ही तो है, तो उसमें नगाड़ों की आवाज कर रही है। मतलब जब बादल गरजते हैं तो कवि ने उसे युद्ध में नगाड़ों की आवाज के समान संबोधित किया है। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, देखो कि भेरी गर्जन से सजग, सजग मतलब ये संसार के जो जितने भी सोए हुए अंकुर हैं, जो कहां? हृदय में है। किसके? पृथ्वी के, पृथ्वी के हृदय में आशाओं से नव जीवन की क्या आशा लिए हुए हैं? नया जीवन की आशा लिए हुए हैं। वो ऊंचा कर सिर, सिर को ऊंचा करके ताक रहे हैं, देख रहे हैं। ए विप्लव के बादल, हे क्रांतिकारी बादल। विप्लव का मतलब होता है क्रांति, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। अब इन चारों पंक्तियों की इकट्ठी सुनो, ये तो अलग अलग थी। अब देखो, कवि कहते हैं कि हे बादल, तुमने युद्ध की नगाड़ों की आवाज जो की है, उससे सजग, पूरे संसार के सोए हुए अंकुर जो पृथ्वी के हृदय में छिप चुके हैं या सोए हुए थे, वो अब आशाओं से, यानी एक उम्मीद से, नए जीवन की उम्मीद से, नया जीवन की उम्मीद से सिर को ऊंचा करके तुझे ताक रहे हैं, देख रहे हैं। हे क्रांतिकारी बादल, तुम क्रांति करो। बच्चों, अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने अस्थिर सुख बताया था। किसका था वो अस्थिर सुख? वो आपको कमेंट करके जल्दी से बताना। देखना चाहता हूं कितने बच्चे सचेत होकर सुन रहे हैं। अब इस पैराग्राफ में कवि ने तर्क देते हुए यह बताया कि पूंजीपति वर्गों को नुकसान होता है जब जब क्रांति होती है। दरअसल कवि डायरेक्ट नहीं कह रही ये बात, इनडायरेक्टली ये बातें कह रहे हैं, लेकिन जो डायरेक्ट जो बात कही गई है इस कविता में, जो लिखी गई है, वो तो प्रकृति के बारे में है कि बादल बहुत तेज बरसात करेंगे, बहुत मूसलाधार बरसात होगी, बिजली कड़केगी, तो छोटे छोटे जो अंकुर होंगे वो खिल उठेंगे, छोटे छोटे जो लोग होंगे, जो छोटे छोटे पौधे होंगे, वो खिल उठेंगे। यहां कहा तो ये है, लेकिन दूसरी तरफ अर्थ ये निकल रहा है कि जब जब बादल क्रांति करते हैं या कोई भी क्रांति करता है तो पूंजीपति वर्गों को नुकसान होता है, और छोटे छोटे जो लोग होते हैं, गरीब शोषित वर्ग जो होते हैं, उनको फायदा मिलता है। ऐसा ही कुछ इसमें भी बताया है। तो यहां पर कवि ने कहा इस पैराग्राफ में कि जब जब क्रांति होती है, जब जब बिजली कड़कती है, तो जो ऊंचे ऊंचे लोग हैं, ऊंचे ऊंचे कौन से? जो गगन को छू चुके हैं, अर्थात पूंजीपति वर्ग,
पूंजीपति वर्गों को बहुत नुकसान होता है, बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। वो डरे रहते हैं, किसकी वजह से? इस क्रांति की वजह से, इस बिजली के कड़कने से वो डर जाते हैं। ऐसा ही कुछ इसमें लिखा हुआ देखिएगा। फिर बार बार गर्जन, बार बार गर्जना करने से, वर्षण है मूसलाधार, मूसलाधार बरसात करने से, बार बार गर्जना और बार बार मूसलाधार बरसात करने से हृदय थाम लेता संसार। थाम लेता है कौन? संसार। संसार के लोग हृदय थाम लेते हैं, यानी डर जाते हैं। अब इन चार पंक्तियों को आप इजी वे में व्याख्या करना चाहते हो तो इसको दो लाइन में व्याख्या करना। पहली लाइन में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि वज्र की हुंकार, वज्र एक बहुत बड़े हथियार का नाम है, तो उसकी जब आवाज होती है ना, मतलब बहुत भयंकर होती है। ऐसी ही बादलों की गर्जना भी, बादलों की गर्जना जब होती है या वज्र की हुंकार होती है, तो जो शापित लोग हैं, यानी जो उन्नति की तरफ बढ़ चुके हैं, ऐसे सैकड़ों लोग, जो पूंजीपति कह सकते हो आसान शब्दों में, वो बिजली के गिरने से और वज्र की हुंकार से, वज्र की हुंकार और बिजली के गिरने से घायल हो जाते हैं। मतलब आसान शब्दों में समझाऊं तो यानी बहुत बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो क्रांति से बहुत बहुत नुकसान में रहते हैं, घायल हो जाते हैं। और जो दूसरी लाइन में बताया हुआ है वो ये कि जो बड़े बड़े और लोग हैं, जैसे पर्वत के समान, जो गगन को छू रहे हैं, अर्थात वही है पूंजीपति वर्ग। घुमा फिराकर वही बात आनी है कि पूंजीपति वर्ग यानी जो बड़े बड़े पर्वत हैं वो बिजली के गिरने से मर जाते हैं, अर्थात वही है पूंजीपति वर्गों को नुकसान होता है और क्रांति करने से शोषित जो वर्ग है उनको फायदा होता है। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ देखिए, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। सुन सुनकर, घोर माने भयंकर, वज्र जैसी हुंकार, हुंकार मतलब आवाज। अश्निपात, अश्निपात होता है बिजली के गिरने से, बिजली के गिरने से और वज्र की हुंकार से सैकड़ों वीर, सैकड़ों वीर जो उन्नत हैं, उन्नति की तरफ बढ़ चुके हैं, ऐसे शापित जिनको श्राप मिला हुआ है, ऐसे उन्नति की तरफ बढ़ने वाले यानी पूंजीपति वर्ग शत विशत हो जाते हैं। शत का, विशत का मतलब होता है घायल हो जाते हैं। अचल शरीर, अचल शरीर रखने वाले, अचल मतलब पर्वत जैसे शरीर वाले और गगन को छूने वाले, गगन स्पर्शी, गगन को छूने वाले, स्पर्धा करने वाले, स्पर्धा मतलब कंपटीशन करने वाले। किस तरह का, किसके साथ कंपटीशन? गगन के साथ, गगन आकाश, आकाश के साथ कंपटीशन करने वाले, यानी इतने ऊंचे ऊंचे लोग जो धैर्यवान हैं। हालांकि उनके ऊपर कटाक्ष किया है कि धैर्यवान है, दरअसल वो धैर्य नहीं रखते, अपने आप में धैर्य नहीं है उनके अंदर। तो गगन को छूने वाले और स्पर्धा करने वाले ऐसे हजारों पर्वत घायल हो जाते हैं, मर जाते हैं, अर्थात पूंजीपति वर्गों को नुकसान होता है जब जब क्रांति होती है। बच्चों, कवि का नाम मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही बताया था, जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे सचेत होकर सुन रहे हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार। अब पिछले पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि क्रांति होने से पूंजीपति वर्गों को नुकसान होता है, जो गगन को छू रहे हैं उनको नुकसान है। लेकिन अब इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे जो शोषित वर्ग है उनको फायदा होता है क्रांति होने से। क्या लिखा है? हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार। जब जब क्रांति होती है तो जो छोटे छोटे पौधे हैं, लघु भार हैं, लघु का मतलब छोटे या हल्के, हल्के वजन वाले, हल्का भार रखने वाले जो छोटे पौधे हैं वो हंसते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें शस्य अपार, हरियाली मिलने वाली है। अपार, अपार का मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, अपार बहुत ज्यादा मात्रा में, और शस्य का मतलब होता है हरियाली। मैंने इसके शब्दार्थ भी लिखे हैं आपके लिए, वो देख लीजिए कि अपार जब हरियाली मिलती है तो वो खिल हिलकर, खिल खिलकर हाथ हिलाते हुए तुझे बुलाते हैं। किसको? बादलों को, बादल को बुलाते हैं। विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। विप्लव का मतलब होता है क्रांति, रव का मतलब होता है आवाज। क्रांति की आवाज से छोटे लोग ही शोभा पाते हैं, अर्थात उन्हें ही फायदा होता है, उन्हें ही अच्छा लगता है। शोभा पाना मतलब अच्छा लगना या फायदा होना। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। अब इन चार पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये आप जो बड़े बड़े महल देख रहे हो ना, यहां पर पूंजीपति वर्ग निवास करते हैं। ये एक्चुअल में ये बड़े बड़े महल नहीं है, ये महल ऐसे महल हैं जहां पर डर का निवास है। डर किस चीज का? क्रांति का। क्रांति का डर हमेशा पूंजीपति वर्गों को हमेशा लगा रहता है। ऐसा ही कुछ इन दो पंक्तियों में लिखा था। अगली दो पंक्तियों में लिखा कि जब जब क्रांति होती है ना, तब तब वहां फर्क पड़ता है जहां गंध है, जहां कीचड़ है। अगर कीचड़ नहीं है, जहां साफ जगह है, वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात जिसका दिल साफ है उसको वहां पर कोई असर नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि वो तो ऑलरेडी साफ है। जब कीचड़ जहां होगा वहां पर ही तो जल क्रांति कर सकता है, अर्थात बरसात से वहां ही तो फर्क पड़ेगा। इसीलिए कीचड़ जैसे लोग, कीचड़ जैसे हृदय रखने वाले हमेशा डरे रहते हैं। यही कुछ इन चार पंक्तियों में लिखा है, ध्यान से देखिए। अट्टालिका नहीं है रे, अट्टालिका यानी भवन। इसकी शब्दार्थ देखो, शब्दार्थ यहां लिखे हुए मैंने कि अट्टालिका नहीं है। ये जो महल है ना, ये एक्चुअल में महल नहीं है, यहां तो आतंक भवन रहते हैं। आतंक भवन है ये, आतंक भवन यानी ये भय का निवास है यहां पर। सदा, आतंक भवन का मतलब
ही यही है, भय का निवास होना। सदा पंख पर ही होता, पंख मतलब होता है कीचड़, सदा हमेशा, हमेशा कीचड़ पर ही होता है जल विप्लव प्लावन, जल की क्रांति, प्लव का मतलब क्रांति, प्लावन मतलब होता है बाढ़, यानी अत्यधिक मात्रा में जल बहना। जब अत्यधिक मात्रा में जल बहता है तब कीचड़ में ही क्रांति संभव होती है। जिनका दिल साफ है वो उनकी तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्षुद्र प्रफुल्ल जलद से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। अब इन चार पंक्तियों में भी कवि ने कुछ ऐसा ही वर्णन किया है कि जब कमल का पत्ता खिलता है ना, कौन सा कमल का पत्ता, कोई भी आप कमल का पत्ता देखिएगा उसमें हमेशा पानी टपकता रहता है। आप देखेंगे उनके पत्तों पर हमेशा पानी होता है। अब कवि ने इसको दूसरे अर्थों में लिया है कि हमेशा कमल का पत्ता रोता रहता है, आंसू आते रहते हैं। और यहां कमल के पत्ते की तुलना की है पूंजीपति वर्ग से। पूंजीपति वर्ग कमल के पत्ते के समान है, हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा डरे रहते हैं। और जो दूसरी तरफ शोषित वर्ग है, जो गरीब लोग हैं, वो एक बच्चे के समान है। जैसे बच्चे के जीवन में कोई दुख भी आ जाए तो भी वो हंसता रहता है, कोई रोग आ जाए यानी बीमार भी हो जाए बच्चा तो भी वो खेलना चाहता है, कोई और बच्चा दिख जाए, खिलौने दिख जाए, वो खेलने में ही मस्त रहता है। बहुत कम ऐसा चीज होती है कि वो दुख में गड़ा हो, ऐसी स्थिति कम ही आती है। तो ऐसे ही गरीब लोग भी होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्रांति से, उनको रोग हो, शोक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ बच्चे के समान, जैसे बच्चा हंसता रहता है, खेलता रहता है, ऐसा ही वो भी अपना जीवन गुजारते हैं जो शोषित वर्ग है। ये तो दूसरी तरफ पूंजीपति वर्ग ही है जिनकी आंखों से आंसू ही टपकते रहते हैं कमल के समान। ऐसा ही कुछ लिखा है, इसके शब्दार्थ भी मैंने लिखे हैं, यहां पर देख लीजिए। देखिए क्या लिखा है, शुद्र प्रफुल्ल जलद से, शुद्र का मतलब होता है तुच्छ। मैंने यहां पर कमल की बात की थी, कमल पूंजीपति वर्ग के समान है और शिशु यानी बच्चा गरीब वर्ग के समान है। और यहां पर शुद्र तुच्छ वस्तु के लिए कहा है। प्रफुल्ल का मतलब होता है खिलना, क्या खिल रहा है, जलज, जलज का मतलब होता है कमल का पत्ता, कमल का पत्ता खिल रहा है, क्या, कैसा, जो तुच्छ है वो खिलता हुआ हमेशा, सदा मतलब हमेशा, छलकता नीर, उसकी आंखों से, उसके अंदर से नीर, नीर का मतलब पानी, टपकता ही रहता है। यानी कमल के पत्ते से, इसकी शॉर्ट में हिंदी करें तो कमल के पत्ते से हमेशा पानी टपकता रहता है, अर्थात पूंजीपति वर्ग आंसू हमेशा टपकाते रहते हैं, अर्थात डरे रहते हैं। दूसरी तरफ रोग शोक में भी हंसता है, रोग हो चाहे शोक हो, शैशव का सुकुमार शरीर हमेशा हंसता ही रहता है, चाहे रोग हो चाहे शोक हो। अर्थात रोग आ जाए, बीमारी आ जाए या दुख आ जाए, शैशव यानी शिशु का, यानी बच्चे का सुकुमार शरीर, कोमल शरीर हमेशा हंसता रहता है, खिलता रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। रुद्ध कोश है शुद्ध तोष, रुद्ध का मतलब होता है रुका हुआ, कोश का मतलब होता है खजाना, खजाना रुका हुआ है। शुद्ध तोष है, शुद्ध का मतलब होता है आहत, दुखी, और तोष का मतलब होता है संतोष, संतुष्टि। संतोष या संतुष्टि दुखी रहती है, आहत रहती है, कब, जब खजाना रुका हुआ होता है। अर्थात पूंजीपति वर्ग खजाने को रोक कर रखते हैं, जिसकी वजह से संतुष्टि आहत होती है, दुख होता है। बच्चों शस्य का मतलब अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे अभी तक ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बातें। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे, धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे। अब इन चार पंक्तियों में कवि ने कहा कि जो पूंजीपति वर्ग हैं वो हमेशा डरे हुए रहते हैं, जो पहले भी बता चुके हैं, लेकिन यहां पर दूसरे शब्दों में कहा कि वो डरे हुए अपनी पत्नियों से लिपटे रहते हैं, अपने पत्नियों के अंगों से लिपटे रहते हैं, इसीलिए क्योंकि उन्हें डर लग रहा होता है। क्यों डर रहे होते हैं, क्रांति की वजह से, जो पहले भी बात हो चुकी है। और ये कौन है, ये पूंजीपति वर्ग हैं, जो बिजली के गरजने से या बादलों की गर्जना से अपने मुख और आंखों को ढांप लेते हैं, यानी ढक लेते हैं, यानी अपना जीवन डर कर ही बिताते हैं, कहीं क्रांति ना हो जाए इस बात का डर। इसीलिए ये चार पंक्तियां यही कुछ बता रही हैं। देखिए, देखो शब्दार्थ के साथ भी, अंगना अंग, अंगना का मतलब होता है पत्नी, पत्नियों के अंगों से लिपटे हुए भी आतंक की गोद में, अंक मतलब गोद, आतंक यानी डर, डर की गोद में कांप रहे हैं, अर्थात हमेशा डरे रहते हैं। धनी, धनी मतलब पूंजीपति वर्ग, धनी जो लोग होते हैं वज्र की गर्जना से, यानी बादलों की या बिजली के गर्जना से क्या करते हैं, त्रस्त नयन, त्रस्त मतलब होता है डरे हुए, नयन माने नयन, आंख, और मुख का मतलब आप समझ गए हैं, ढांप रहे हैं, ढक रहे हैं। यानी वज्र की गर्जना से, बादलों की वज्र जैसी गर्जना से पूंजीपति वर्ग डरे हुए आंखों और मुख को ढांप रहे हैं, ढक रहे हैं। अब आखिरी की कुछ पंक्तियों में कवि ने किसान के बारे में बताया है कि एक ऐसा किसान जो बूढ़ा हो चुका है, उसकी बाजुओं में कोई शक्ति नहीं है, बहुत बूढ़ा कमजोर हो चुका है, वो अपने कमजोर हाथों से तुझे बुला रहा है, तुझे पुकार रहा है, किसे, बादलों को। क्यों, क्योंकि उसकी एक ही आस है, क्या,
कि मुझे नया जीवन वहां से मिल सकता है, बादलों से। बादल ही बरसात करके उसे नया जीवन दे सकते हैं। और दूसरी तरफ तो उनके साथ बहुत बुरा हुआ है जब पूंजीपति वर्ग या बहुत जो बड़े बड़े जमींदार हैं, उन्होंने इन्हीं गरीबों का पैसा खींच लिया है, सारा चूस लिया है। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, देखिए। जीर्ण बाहु है, शीर्ण शरीर। जीर्ण माने होता है बूढ़ी, बाहु मतलब होते हैं बाजुएं, बाजुएं बूढ़ी हो चुकी हैं। शीर्ण शरीर हो चुका है, शीर्ण मतलब होता है कमजोर, कमजोर शरीर हो गया है। तुझे बुलाता कृषक अधीर, कृषक मतलब होता है किसान, अधीर का मतलब होता है जिसमें धैर्य ना हो। अधीर किसान तुझे बुला रहा है, कैसे? अपनी बूढ़ी बाजुओं से और कमजोर शरीर से। ए विप्लव के वीर, हे क्रांतिकारी बादल, हे क्रांति के वीर, चूस लिया है उसका सार। किसका सार? किसान का। किसान का सारा सार चूस लिया, यानी सब कुछ खत्म हो गया उसके पास। हाड़ मात्र ही है आधार, हाड़ मात्र ही अब बच गया है, यानी हड्डियां ही हैं शेष। बाकी उसके जीवन में, उसके शरीर में अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ हड्डियां मात्र ही उसका आधार है, जिसकी वजह से वो जीवित है। हे जीवन के पारावार, पारावार का मतलब होता है सागर। हे जीवन के सागर, हे नया जीवन देने वाले, तुम ही अब उस किसान की कुछ हेल्प कर सकते हो, कुछ मदद कर सकते हो, उसको नया जीवन दे सकते हो। बच्चों, आपको लग रहा हो ये कविता खत्म हो चुकी है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी इसी कविता के अगर आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी चीजें भी आपको पढ़नी है, तब आप समझ लेना कि हमने कुछ इस कविता के बारे में समझ लिया है। अब बात आती है कि ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कहां? चिंता मत करो, सिर्फ ये 3 ही नहीं, इसके साथ साथ आपको रिटन एक्सप्लेनेशन, जो आपने अभी वीडियो में मुझसे सुना, व्याख्या सुनी, लेकिन आपको रिटन में भी तो चाहिएगी। तो आपको ये चारों चीजें एक ही लिंक पर मिलने वाली है। उस लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th क्लास। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये सारी चीजें कुछ इस तरीके से जैसा आप देख रहे हैं, आपको देखने को मिल जाएंगी। और साथ ही साथ इसी पेज पर आपको अदर चैप्टर के लिंक भी देखने को मिल जाएंगे, तो जरूर देख लेना। ये फ्री क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा, कोई चार्जेस नहीं है। इस क्रैश कोर्स को तो आप बाद में देखना, लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। अगर आप इस कविता को अच्छे से समझ चुके हो तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कविता में बादल किसका प्रतीक है? कविता में बादल किसका प्रतीक है? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। कविता में बादल किसका प्रतीक है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए क्रांति, ऑप्शन बी निम्न वर्ग, ऑप्शन सी शांति, ऑप्शन डी उच्च वर्ग। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए क्रांति। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अंगना अंग से लिपटे कौन कांप रहे हैं? आपके ऑप्शन ए धनी, ऑप्शन बी निर्धन, ऑप्शन सी दुर्बल, ऑप्शन डी बीमार। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए धनी। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, बादलों को अधीरता से कौन बुला रहा है? बादलों को अधीरता से कौन बुला रहा है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए वृक्ष, ऑप्शन बी कृषक, ऑप्शन सी योद्धा, ऑप्शन डी बालक। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी कृषक। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। कृषक का मतलब होता है किसान। रुद्ध कोश है शुभ तोष, यहां रुद्ध का अर्थ बताना है, रुद्ध का अर्थ बताना है। आपके ऑप्शन ए रुका हुआ, ऑप्शन बी क्रोधित, ऑप्शन सी भरा हुआ, ऑप्शन डी खाली। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए रुका हुआ। तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हां, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया है, बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा, जरूर देख लेना। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।